गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक एनर्जी के साथ करिए दिन का आगाज, ये हम हमेशा बात कर रहे होते हैं। और आज के दिन का आगाज हम करेंगे एक सवाल के साथ। तो सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे है, और इस सवाल आपसे नहीं है, मुझे आपको पता है, लेकिन सवाल जो आपसे कर रहा हूं वो सवाल आपने अपने आप से तो करना है, आपने अपने आसपास वालों से भी करना है। और सवाल ये है, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं या बाइक राइड करते हैं, तो सवाल यह है कि डू यू हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस? क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ये अपने आप से पूछें। अगर आपका जवाब आता है नहीं, तो प्लीज़ ये जुल्म ना करें और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। अच्छा, फिर आके आपके घर में स्पाउस, किड्स, एनीवन अराउंड यू जो कि ड्राइव करते हैं, उनसे पूछें ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है क्या? अगर जवाब आता है नहीं, तो प्लीज़ उनको बैठा के समझाएं कि ये बड़ा ज़रूरी होता है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का होना। चूँकि बहुत ऐसे वाक़यात हम देख रहे हैं सभी, जिसमें बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं, बल्कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके मुतालिक हम अक्सर ही कहते हैं उग तो लो पहले, फिर बाइक चला लेना। ऐसे वाक़यात आपने देखे हैं कि किस तरह सोसाइटीज़ के अंदर कुछ सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे वाक़यात हुए भी हैं। बिल्कुल, कि टीनेजर्स ड्राइव कर रहे थे और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और दूसरा जो शख्स है उसकी डेथ हुई। तो ये ऐसे वाक़यात हम बहुत ज़्यादा देख भी रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, बच्चे का भी फ्यूचर तबाह हो जाता है, उसके किसी की ज़िंदगी भी चली जाती है, कोई माजूर हो जाता है सारी ज़िंदगी के लिए। ये देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर कि आपने किस तरीके से एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एक्ट करना है। हम बात कर रहे होते हैं ना कि मैनेजमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, हमारे पास तो ये वो, लेकिन हमें सवाल अपने आप से भी करना है, क्या हम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं जो हमारे लेवल पे हैं? एक सिस्टम तो मौजूद है ना, सिस्टम मौजूद है, उसके बाद उस सिस्टम को किस तरीके से उसमें आपने ढलना है, उसको आपने कैसे अडेप्ट करना है, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। और ये आपने अपने आप से सवाल, वाकई ये क्वेश्चन आज आपने बहुत अच्छा किया। और हमें ज़रा आप व्हाट्सएप भी करें और बताएं कि इस बारे में आपकी क्या सोच है। आपने क्या किसी को मोटिवेट किया कि वो अपना लाइसेंस बनवाए, या आपने किसी को मना किया कि अगर वो अंडर एज है तो वो गाड़ी या बाइक मत चलाए? बिल्कुल। और इसमें वो बच्चे तो जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, जो कि बच्चों को बाइक चाबी कैसे दे दी बच्चे के पास? कैसे? कहते हैं वो जिद कर रहा था, वो लेकर चला गया, उसके बाद जो नुकसान खुदा ना खास्ता हो जाता है ना, वो वाकई इर्रिवर्सिबल होता है। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, एग्जैक्टली यू आर रिस्पॉन्सिबल एज अ पेरेंट। अगर आपके बच्चे खुद से बाइक लेकर जा रहे हैं, निकाल रहे हैं और गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आप अप्रोप्रिएट एज भी नहीं है, अंडर एज ड्राइविंग कर रहे हैं, विद लाइसेंस ज़ाहिर है उस वक्त बन भी नहीं सकता, तो वेट करें, उनको 18 साल का होने दें। लाइसेंस बनने के बाद वो ज़रूर चलाएं, उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है, स्पेशली ओवरसीज़ जो हम देखते हैं ना पेरेंट्स में, स्पेशली वालिद साहब कि जी वालिद साहब बाहर होते हैं, पीछे सिर्फ अम्मी हैं और मैं हूँ, तो अब क्या करूँ जी, हमने खुद ही मैनेज करना, तो हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ज़रूर चलाएँ, बट लाइसेंस के बाद चलाएं। अंडर एज है तो मत चलाएं, गुजारा हो जाता है। आप देख लें कि आप कैसे गुजारा करना है। आप कानून को तो ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी तरह से, कानून तो आपने मानना ही मानना है, नो मैटर व्हाट, आपकी जितनी मर्जी मजबूरियां हैं। तो ये चीज़ें आज हमने सोचा कि इस बारे में ज़रूर बात करें, सो दैट हम सब अपने आप से सवाल कर सकते हैं। ये सवाल अपने आप से जरूर कीजिएगा, फिर व्हाट्सएप कीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं इससे मुतालिक। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से मौज़ूआत होंगे हमारे साथ, मेहमान भी होंगे हमारे साथ। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दौर में, बल्कि मैं कहती हूँ तो हर दौर में ज़रूरी होता है कि आप अपना ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स रिपोर्ट हो रहे होते हैं, बच्चियों को हम अपनी घर से बाहर भेजने से पहले 10 बार सोच भी रहे होते हैं उनकी सेफ़्टी के पर्सपेक्टिव से। क्या हमारी बच्चियाँ सेफ़ होंगी जब बाहर जाएंगी? क्या वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है उनके साथ? या जिस वक्त इतने हम लड़के भी इनफैक्ट अगर देख रहे हैं कितने ज़्यादा आजकल स्नैचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, वो रिपोर्ट हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल आपको उस टाइम पे समझ ही नहीं आती कि आपने करना क्या है। तो सेल्फ डिफेंस आज के दौर में कितना ज़रूरी है, लड़के लड़कियों दोनों के लिए, स्पेशली हमारी बच्चियों के लिए कितना ज़रूरी है? हैरेसमेंट के वाक़यात से हमारी बच्चियाँ किस तरह बच सकती हैं? इस तरह के कोई भी इस तरह का कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या अगर होता है तो उसमें उन्हें प्रॉम्प्टली एक्ट
कैसे करना है, ये ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अब इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। टेक्निक्स तो आपको कोई बता भी दे कि अच्छा ये टेक्निक है, लेकिन अगर वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं होती तो विद इन सेकेंड्स या विद इन नैनो सेकेंड्स जो आपको डिसीजन लेना होता है, आपको एक्ट करना होता है, वो एक्ट करते हुए वो सारा टाइम आप सोचने में लगा देते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की तरफ भेजें, सो दैट वो भी टेक्निक सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह हर बच्ची को वैसे तो महफूज, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या अगर आ जाता है तो अपने आप को डिफेंड कैसे करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सालेहा कंवल ने हमें ज्वाइन किया। शी इज़ द फर्स्ट एवर वुमेन ऑफ पाकिस्तान जो कि कैडेट कॉलेज में भी ट्रेन कर रही हैं। इसके अलावा अपनी अकेडमी भी चलाती हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाती हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम माशाल्लाह वो कर रही हैं। हमें वेलकम करते हैं। सालेहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। आप बहुत कैसे हैं? शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रा इस पर हम अक्सर बात भी कर रहे होते हैं। सालेहा, थोड़ा सा ये बताएं कि किस एज से, मैं ये नहीं कहता कि बच्ची, मैं कहता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, किस एज से हमें उनको ट्रेनिंग करानी चाहिए? एज तो इसमें ये है कि 5-6 एज में मतलब एक बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली तो उस एज में स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वैसे किसी भी एज में आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। कि मैंने खुद स्टार्ट किया था, मेरे पेरेंट्स भी यही कहते थे ये बचपन में करते हैं, ये जब बड़े हो जाओ उसके बाद नहीं होता। तो उसके बाद मुझे मेरे टीचर मिले, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो, और मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से परफॉर्म माशाल्लाह। तो अभी आप थोड़ा सा अपना भी बताएं कि कैडेट कॉलेज में भी आप माशाल्लाह ट्रेनिंग करा रही हैं, फर्स्ट वन जो कि करवा रही हैं ट्रेनिंग। इसके अलावा अकेडमी में तो रुझान कितना है बच्चों में सब में कि अच्छा वो सेल्फ डिफेंस को बाकायदा सीखते हैं? देखिए, पेरेंट्स इस तरफ फोकस करते हैं बच्चियों का, लेकिन उसमें बेसिकली ये होता है कि मेल ट्रेनर्स होते हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीमेल्स को इस फील्ड से साइड पे कर देते हैं। फीमेल ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो बहुत कम है फीमेल ट्रेनर्स, जिनमें से मैंने अब अपनी एकेडमी खोली है, रन की है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ आ रही हैं, वो सीख रही हैं, और डिफरेंट ऑर्फनेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेमिनार्स लगाती हूँ कि उन बच्चियों को भी आना चाहिए। फिर कैडेट कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह 300+ स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं मेरे पास, तो आ रही हैं बच्चियाँ। सालेहा, आपको कैसे, आपका रुझान किस तरह इस तरह मेरा इस तरह से आया था रुझान, क्योंकि मैं बचपन में अब्बू की कहानियाँ सुनती थी कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, और वो खुद भी ब्राउन बेल्ट हैं, तो उन्होंने सीखा हुआ है, और वो उनकी स्टोरी सुनती थी कि उन्होंने ट्रायल्स ब्रेक्स की हुई हैं, ये किया हुआ है, उनकी अचीवमेंट सुन के मैं इंस्पायर हुई, और फिर मैंने ये ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ऊपर भी ट्रायल्स ब्रेक करवाई हुई हैं। जी। कैसे? मतलब मैं काता परफॉर्म कर रही थी, और मेरे टीचर ने मेरे ऊपर काता करते हुए जो है वो टाइल्स ब्रेक की थी। अच्छा, ये अम्मी भी आपकी इस मामले में आपके साथ हैं कि वो कहती हैं कि किस तरफ चली गई हो साले, और आप आपके अब्बू से भी लड़ती हो, क्या कर रहे हो बच्ची के साथ? बिल्कुल स्टार्टिंग में वो नहीं थी, क्योंकि इसमें जब बॉडी ब्रेकिंग वगैरह होती थी, काफ़ी टाइम इंजरीज भी हुई हैं, तो अम्मी थोड़ा सा अवॉइड करती थी, डरती थी इस फील्ड को लेकर। जाहिर पता है पेरेंट्स होते हैं केयरिंग, तो लेकिन ये है कि मेरा पैशन और मेरी डेडिकेशन देख के उन्होंने मुझे इजाज़त दी। बच्चियों के मामले में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ना? नहीं, और मोहल्ले के बच्चे बच्चियां वो तो आपसे तो बहुत डरते होंगे सारे, जिनको पता होगा। नहीं, वो सीधा कहते हैं साले बाजी। बाजी क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि हमारे जो हैं वो मतलब हमारे घर के नीचे भी कर्नल रहते हैं, तो उनके भी बच्चे आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग करने, उनकी बेटी आती है, तो मतलब आते हैं फीमेल्स वगैरह आती हैं। बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी सी हम डेमोंस्ट्रेशन भी साथ साथ करते हैं ना साले। जी बिल्कुल। और ये हम आप नाज़रीन आपके लिए स्पेशली हमने छोटा सा एक सेगमेंट ये डिज़ाइन इस तरीके से किया कि आजकल ये बड़ा एक ट्रेंड है, इस पर कुछ लोग कहते हैं नहीं पहले भी ऐसा चला था, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम से देखा, तो इसलिए मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ कि आप मार्केट में, चाहे आप कराची में, चाहे रावलपिंडी में, चाहे किसी और शहर में, आप किसी जगह पे अगर मार्केट में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सो स्नैचर आएगा, उसने गन वन कोई नहीं दिखानी है आपको, स्नैचर आएगा, आपसे फ़ोन छीने कर भाग जाएगा। आपके दुखती रग? हाँ, दुखती रग भी है, लेकिन आई मीन बहुत से लोगों के साथ जो कि ये हो रहा है। इसके साथ साथ जो कराची में स्पेशली में ऐसे बहुत से वाक़यात देखें कि बच्चियाँ अगर जा रही हैं किसी ऐसे टाइम पे, जैसे दोपहर के जब पर रश नहीं है, या उस तरह से बाज़ार में या गली मोहल्ले में जब आसपास कोई और लोग मौजूद हैं, तब भी कोई बाइक पे कोई आएगा, छेड़छाड़ भी हो जाती है। ऐसे में कैसे अपना बचाव करना है, कितना आपने एक्टिवली उस वक्त रिस्पॉन्ड करना होता है। सो ये छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन हम करेंगे। सालेहा, प्लीज़ यहाँ पे आ जाएं। कुछ टेक्निक्स हम सिखाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में हमारी एक टीम मेंबर, ये असल में नहीं हो रहा, सारी स्किट है, ठीक है, अब आप उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करें हम सिर्फ। तो हमारी पहले टीम ये मेंबर करते हैं, बल्कि सालेहा ये आपके पास हाथ में फॉर एग्जांपल फ़ोन है, यू आर यूजिंग फ़ोन, आप सबने फ़ोन ऐसे भी यूज़ करना, सबने कान पे भी लगा रहे थे, तो नाजिया पीछे से आएंगी और वो आपसे फ़ोन अगर छीनते तो क्या करना चाहिए? तो नाजिया प्लीज़ अब आ सकती हैं।
नाजिया द स्नैचर। जस्ट इन केस आप फोन यूज करें, कोई स्नैचर आता है, इतना पोला स्नैचर वैसे होता नहीं, लेकिन चले ठीक है। अब यहाँ से आप पीछे से अटैक कर सकते हो, ओह। ठीक है। उसके बाद आप ये किक कर सकते किक हो, तो लाजमी मारेंगे। फ्रंट किक करके आप उसको पुश दे के आप अपना फोन लेके साइड पे किक लाजमी मारनी है, ये मैं बस मेंशन करना अच्छा, चाहता था। इसके अलावा कोई टेक्निक जो कि जी, आप उसके अलावा सिखा अब सकते जैसे कोई आ रहा है, हाँ फॉर एग्जांपल कोई इस तरह, आप एक लड़की है अपने स्ट्रीट में जा रही है अकेले, पीछे से कोई आता है और उसको किडनैप करने की कोशिश करता जी है, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल और अक्सर ऐसा होता है कि आपके टिश्यू में कोई मतलब केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं जिससे बेहोश किया जाता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना सांस रोक लेना है। Okay. मतलब 5 सेकंड्स के लिए इजीली आप रोक सकते हैं, ठीक ठीक है। है, चलें अब जैसे नाजिया। आप आएं, ये यहाँ से ये किया और यहाँ से ये आपने किक कर दी। और वो चीख भी मारेगा ना फिर, जी Sorry, वो नाजिया। चीख मारेगा ना, जितने हाँ जोर जी, से आप बिल्कुल। मार रही हैं, चीख तो आनी जी चाहिए थी बिल्कुल। अब नाजिया। यहाँ से किक की है हाँ। तो ऑटोमेटिकली उसका नी नीचे लगेगा सही और है। उसका हाथ ऑलरेडी आपके हाथ में है। ओके, इसके अलावा कोई डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप चाहती हैं तो प्लीज कुछ हम 3-4 आप अपने जो आप कॉमनली आप कहती सिखाते हैं हैं जी, कि बिल्कुल। हर बच्ची को आनी चाहिए, आप कुछ खुद से इसको बिल्कुल। pursue आप एक मिनट पीछे से आके मेरा हाथ पकड़ें, यहाँ से आपने आते हुए मेरा हाथ पकड़ना है, ठीक है। ये देखिए, अब ये इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, यहाँ से ये आपने ये तो छुड़वा इसका बाजू निकल जाना था अभी। मकसद इसलिए मैंने बाजू थोड़ा सा लाइक निकालना ही किया। है। नहीं, इसमें बेसिकली ये होता है, आप इतनी स्पीड से जब झटका देते हो तो Okay. ऑलरेडी उसको मतलब प्रेशर Pressure फील होता feel होता है, है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा लाइट किया, लेकिन इसमें जब आप स्पीड से झटका देते हो तो ऑलरेडी उसके हाथ पे झटका ठीक पड़ेगा हो और गया। वो आपको छोड़ देगा। सही ओके, है। अच्छा, और इसमें किक कितनी इंपॉर्टेंट होती है? किक्स इसमें ये है कि अब जैसे कोई आपके सामने से आया है, कोई फ्रंट अटैक है, ठीक ठीक है, उसमें फिर आप ये फॉर्म किक कर सकते हो, Okay. फिर उसके अंदर आप ये किक कर सकते हो। नहीं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होती है। वो उसके लिए फिर सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग इज वेरी करनी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग होगी तो फिर आप ये कर पाएंगे। अच्छा, ज्यादातर जो इश्यूज होते हैं जो हमने 2-3 डेमोन्स्ट्रेट किए यहाँ पे, व्हाट्स योर ओपिनियन, ज्यादातर क्या होता है? हाथ पकड़ना, मुंह पे हाथ रखना, क्या जिसको आप या जिस तरह आप लोग पर्स लेके स्पेशली खवातीन बाजार में हाँ, होती हैं, पर्स खींच लेते लेना, हैं ये पर्स। बड़ा बिल्कुल। एक हो रहा होता है। जी, बैग में ये होता है कि अगर अब मेरे पास बैग नहीं है इस टाइम, ठीक है, बैग अगर आपने पहना हो तो उसको आप स्पीड से घुमा के, ठीक है, आप आगे से ये फ्रंट किक करके, क्योंकि आपने फ्रंट किक करते हुए आगे की तरफ प्रेस करने हैं ताकि वो गिरे पीछे की ठीक है। तरफ, ठीक है, एक ये होता है। और नॉर्मली ज़्यादातर ये होता है कि हाथ पकड़ लिया जाता है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया। और एक होता है कॉलर पकड़ने का, ओके। ठीक है, आप पकड़ें जी। अब ये देखें, ये कॉलर किसी ने पकड़े तो आपने ये स्पीड से करना होता है। वेरी नाइस। ठीक है। मतलब नीचे से हाथ आपने ऐसे जी निकालना है। बिल्कुल। और दूसरा भी है, पकड़ें जी। अब यहाँ से आपने ये किया, यहाँ से ये, और यहाँ से ये अगले का आपने तो बाजू ही गया। कर दिया। जाना भी चाहिए ना, किसने गुड, करतूत ऐसे तो हरकत ये ही तो होना ऐसी है, चाहिए ना। टूटना चाहिए कोई एक आध बाजू शाजू। नहीं, और तीसरा भी इसमें ये है कि आप ये आउट टू इनसाइड कर सकते हैं, ये ओके। ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो Elbow use आपने करने है, हैं। या आपने लॉक तोड़ना है, यहाँ पे अटैक करना है। अच्छा, ऐसे में देखिए सवाल है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो जितनी भी टेक्निक्स आप बता रही हैं सेल्फ डिफेंस के लिए भी फिटनेस होना कितनी ज़रूरी है? देखें, फिटनेस तो ज़रूरी बात है, इसमें डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जिसमें 3 मंथ्स का, ये मैंने अपनी एकेडमी से लॉन्च किए हैं, कि 6 मंथ्स का, उसके अलावा 1 ईयर का, 3 मंथ्स का, ये डिफरेंट सेशंस किए हैं, जिसमें 3 मंथ्स में आप बेसिक सीख लेते हो। ओके ठीक है, नाजिया, बेसिक। थैंक यू। आप इजी हो जाए साले, प्लीज बैठे, इसको हम कंटिन्यू भी कर थैंक रहे यू हैं। नाजिया, वी हाँ। अपोलोजाइज। नाजिया ने बड़ा साथ दिया जी हमारे सेगमेंट में स्पेशली, और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें आपको, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक चीज़ और भी तो है सवाल है, एक तो ये कि आपने टेक्निक सीख ली, अब आपको पता है, फॉर एग्जांपल इस डिमॉन्स्ट्रेशन से बहुत से लोगों ने सीखा होगा, आई एम श्योर, बट उस वक्त अपने हवास पर काबू रखना, आई मीन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हवास में तो रहें। मतलब होता है कि फोन ले जाता है कोई बंदा, यूं देख रहा होता है क्या हुआ मेरे बिल्कुल साथ, ऐसा ही है। या बैग ले गए, बंदा देखते क्या हुआ मेरे साथ। नहीं, वो कहते फ़ोन एक शख्स दुकान से निकल रहा होता है और बाइक वाले कोई आते हैं और वो फ़ोन ना, अब एक शख्स यूज़ कर रहा होता है तो फ़ोन आराम से लेके चले, ऐसे खींचते भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे। हल्का सा यूं लेके निकल और जाते हम हैं। बिल्कुल वो So, लोग अगला अच्छे जो है ना, stuck हो वो जाते हैं। पीछे जाने के बजाय या वो फौरन नेक करने के बजाय ना, वो यूं होता है, वो यूं कर रहा था। क्या हो गया, ऐसा ही है। वो जो आवाज भागता हो जाते हैं ना, उसकी बात मेरी सोटी बढ़ाओ मैनू आज, मेरी सोटी बढ़ाओ मैनू आज। आवाज भागता हो जाते हैं।
कि उस अल्लाह time वैसे तो आपको महफूज और- रखे बाजी, अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे, लेकिन उस टाइम नहीं पता चलता बंदे और को। जितनी देर में आप यूं कर रहे होते हैं, इतनी देर में अगले कूं का कर बाइक चुका की तरफ होता है। कूं कर चुका होता है, और आप फिर गाड़ी की तरफ जाते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर आप पीछे जाते हैं। इतनी देर में जो अगली बाइक है, जो स्नैचर्स हैं, वो किसी गली मोहल्ले में घुस के घर में खाना शाना नाश्ता वाश्ता करके बहुत ज्यादा साइकोलॉजी फोन एक्सप्लेन के कर दिया पुर्जे आपने सुर्जे बेच के snatchers वो की। भी कर जाते हैं। बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस, ये होता है और हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हमने एकदम से क्या करना है। बहुत शुक्रिया। ऐसे में अपने हवास पे काबू रखना कितना इंपॉर्टेंट जी, है। इसमें सबसे पहले ये है कि लड़कियों को हम इसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, वुमेंस एम्पावरमेंट कहा जाता है कि वुमेंस एम्पावरमेंट ये है कि एक लड़की को इतना एम्पावर्ड कर दिया जाए कि वो अपने ऊपर सिचुएशन आते ही हैंडल कर ले। सही बात है, बड़ा ठीक ज़रूरी या है। आने ही ना दे या आते ही हैंडल कर ले। इसमें ऐड भी कीजिएगा, क्योंकि कुछ खवातीन जो ड्राइव खुद कर रही होती हैं, अक्सर होता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जा रही होती हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि साथ में बाइक वाला आता है, कुछ ना कोई बात कर जाता है, छेड़ने की कोशिश करता है, बाइक आगे लगा देगा, गाड़ी आगे लगा लेगा, साथ चला रहे साथ होते से हैं, चला रहे छोड़ होते के आते हैं। हालांकि लड़कियां बड़ी दबंग किस्म की भी होती हैं, लेकिन घबरा जाती हैं, बेचारी परेशान हो जाती हैं, उन्हें समझ नहीं। उन्होंने सिटी भी रखी होती है, समटाइम सिटी रखी होती है कि हम सिटी पे जाएंगे कि शायद इससे वो स्नैचर, मैं वैसे सोचता हूँ सिटी से कैसे भागेगा, बट रखी होती है उन्होंने ना, विसल रखी होती है। सो ऐसे लोगों के लिए क्या करें जो इस तरह के सिचुएशन में कभी आ सकते हैं? बिल्कुल वही यही चीज़ मैं आपको बताई थी कि एम्पावरमेंट ज़रूरी होती है कि हम लड़कियों को सिर्फ मेरे पास अगर जो भी फीमेल्स आती हैं, मैं सिर्फ उनको सेल्फ डिफेंस करना नहीं सिखाती, उनको ये भी सिखाया जाता है कि आप रोड पे जा रहे हो किस तरह से जाना है। अक्सर होता है लड़कियां आपस में बातें करते हुए जा रही हैं, ठीक है, फ़ोन यूज़ करते हुए रोड क्रॉस कर रही हैं, ये सारी चीज़ें लड़कियों को सिखाई जाती हैं कि आपने रोड कैसे क्रॉस करना है, ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से करनी है, ये चीज़ें उनको और बताई स्पेशली जाती गाड़ी हैं। ड्राइव करते हुए जो परेशान हो जाती हैं कि अच्छा वो सामने से कोई आ गया, साइड से गुजर गया, यहाँ से बाइक लगा रही है, पीछे यहाँ से गाड़ी किसी लगा ली, गाड़ी कोई पीछे लगा दी, गाड़ी किसी ने साथ लगा दी, क्या ये भी करें तो उस वक्त? एक लड़की क्या करे? उस टाइम ये करना चाहिए आपको कि आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो, आप उस टाइम डिफरेंट इस्लामाबाद पुलिस जैसे है, अब आप हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हो, Okay. ठीक है, यानी और हवास पे काबू रखें, बाहर ठीक है, परेशान नहीं होना। जी बिल्कुल, ठीक है। आपने सबसे पहले ये अच्छा, चीज़ मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ, एक टिप, सॉरी आपकी बात काटी, बट मेरी एक टिप जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, वो ये कि आप हॉर्न पे हाथ रखते हैं। ट्रस्ट मी, बाइक वाला है, गाड़ी वाला है, वो बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि वो घबरा कर अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब सारी गाड़ियाँ इर्द गिर्द देख रही होती है कि इतना लंबा हॉर्न है, तो सबने मुड़ के देखना ही है, तो वो कॉन्शियस होकर या वो भाग जाते हैं। वो तो उस टाइम पे जो एक जो लीस्ट आप कर सकते हैं वो ये कि आपने हॉर्न पे ऐसा हाथ रखना है कि तब तक हॉर्न से हाथ नहीं हटाना जब तक कि वो चला नहीं जाता है रेसर वहाँ से। और सीटी भी रखें ना, whistle भी इसीलिए सीटी रखी भी हुई रखें ना, होती है। सीटी बजाएं ताकि whistle भी इसीलिए विसल, रखी हाँ हुई इट्स होती वेरी है। इंपॉर्टेंट, विसल बजाएं ताकि आसपास आवाज जाए, लोग मतवज्जो हो जाएं, और फिर अगर कोई ऐसा स्नैचर है या ऐसा कोई ओबाश लड़का है तो उसको पता चल जाए कि इससे पंगा हमने नहीं लिया, इसके बाद सिटी है। सिटी का है? अच्छा, at the same time, आप ऐसे बहुत ना, मैंने अब पहले रखी हुई थी, अब मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास पहले थी। अब क्यों नहीं है वैसे? But then I अब हॉर्न है? अब हॉर्न है नहीं, पहले भी हॉर्न था, बट देन आई रियलाइज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई रियलाइज्ड जब आप बड़ी हो गई तो मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, सीटी नहीं, वो लोग समझेंगे मतलब कोई चौकीदार ड्यूटी पे या कुछ, मतलब कोई इतना ज़्यादा नहीं देख रहा होता। एनीहाउ सोनिया, ये ज़रूर बताइएगा कि सेल्फ डिफेंस किट्स जो होती हैं वो उनमें क्या क्या चीज़ें और क्या हर लड़की, हम अपनी किस एज ग्रुप की बच्चियों को देना शुरू कर दें, सो दैट जैसा गाड़ी है तो गाड़ी में होनी चाहिए, और वैसे अगर बच्चियां स्कूल जा रही हैं तो उनके स्कूल बैग में होनी चाहिए थ्रू, या आपके नॉर्मली आपके पर्स में होनी चाहिए। किट कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं? बिल्कुल, बेसिक चीज़ें तो ये है कि आपको ये चीज़ सिखाई जाती है। अब हर बच्चे के पास सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, वैसे तो होने चाहिए लेकिन नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप ये पिन से भी अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब किसी ने आपका, अब मैं बैठी हुई हूँ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, ठीक है, मैं नहीं छुड़वा पा रही, तो मैं क्या करूँगी, मैं पिन निकालूंगी, पिन से मेन पॉइंट पे अटैक आपके करूँगी, दोनों हाथ तो पकड़े ठीक हुए है हैं उसने? जी, हाथ तो पकड़े हुए हैं उसने? दूसरा हाथ फ्री है, अच्छा, ठीक है, तो आप पिन से अपना डिफेंस कर ठीक है। सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास स्टन गन्स आजकल बहुत चल रही हैं, ठीक है, जो लड़कियां लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाती हैं, ठीक है, वो स्टन गन्स अपने पास रखें, ठीक है, क्योंकि आपके सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है। ब्लैक पेपर स्प्रे है, ठीक है, ये चीज़ें आपके सेल्फ डिफेंस के लिए ब्लैक ज़रूरी पेपर है। स्प्रे तो वैसे ही जो है वो कहते हैं कि पास आपके पास होना ही होना चाहिए, ही लड़कियों चाहिए, के हर पास लड़की के especially। पास होना चाहिए, बेसिक सेल्फ डिफेंस का है। तो लड़के भी रख लें?
लड़के कोई भी लड़की रख भी छेड़ सकते हैं। सकती है। लड़के भी रखते वो हैं। भी मैं रख कहती हूँ सकते कि हैं। हमारे बच्चों के साथ भी मैं हमेशा बड़ा दिल दहल जाता है इस तरह की बातें करते हुए, बट कितने वाकयात सामने आ रहे होते हैं, वो सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं आ रहे होते, वो हमारे बच्चों के साथ भी आ किसी रहे के साथ होते भी हैं, हो सकता है। किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लाइटर नोट पे तो चीज़ें ज़ाहिर है इसलिए भी डिस्कस कर रहे होते हैं सो दैट आप लोगों तक पहुंचे, आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे और हमारी बात आप लोगों तक किसी तरह पहुंचे। बट स्टिल ये एक बड़ा सीरियस मैटर है Yes. जिसके ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है, जिसको रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि किस तरह से आपने अपने बच्चे और बच्चियों को सिक्योर करना है। Yes. स्कूल जा रहे हैं हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ वल्नरेबल हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर वल्नरेबल हैं, तो आपने ख्याल करना है कि किस किस तरह से उनको हमने प्रैक्टिस करवानी है। इतना महंगा नहीं है सेल्फ डिफेंस, आपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उनको दिलवानी है, सेल्फ डिफेंस किट उनको देकर ज़रूर भेजें ताकि हमारे बच्चे महफूज रहे। इसलिए जो बात इससे पहले हमने की ना कि अच्छा बच्चों को भी देना इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं, अभी रिसेंटली भी इस्लामाबाद में एक मॉल में हमने देखा था जहाँ पे कुछ खवातीन एक बच्चों को ले गई थी। तो ये बात इस पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ कि देखें, कोई खातून, कोई मर्द, कोई भी आपके बच्चों के साथ ऐसा कोई वाक़या हो सकता है जिसमें वो खातून या मर्द इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों के पास वो जो आपने पेपर किट की बात की ना, ब्लैक पेपर स्प्रे या ऐसी कोई भी चीज़, टन गन, व्हाटएवर वो हो, ताकि कोई खातून है, कोई मर्द, कोई भी है जो कि आपको लेकर जा रहा है या आपको किसी तरह से आपको लगता है कि आप अब अनसेफ हैं, तो आपके वो चीज़ होनी चाहिए ताकि आप अपनी डिफेंस कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। बड़ा अच्छा माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, आई एम श्योर कि आज के सेगमेंट से बहुत से लोगों को ये समझ भी आया होगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों को सिखाना, स्पेशली जब हम बात करते हैं ना छुट्टियों की, गर्मियों की छुट्टियां भी हैं। ऐसे में बहुत सी अकेडमीज़ हैं, बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि कराटे सिखाए जा रहे होते हैं, बहुत सी जगह पे सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज हो रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन छुट्टियों को यूटिलाइज करें, बच्चों को लेकर जाएं वहाँ पे, ताकि बच्चे सीख सकें, कुछ सीखेंगे तो अपनी हिफाजत कर पाएंगे। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदी। जब मईशत की हम बात करते हैं तो ग्राफ भी माइंड में आता है, कुछ पॉलिसीज भी समटाइम्स माइंड में आती हैं, इरादा शुमार भी आ रहे होते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमारे सामने फ़ौरन से आ जाती हैं, बड़ी मुश्किल टर्म्स जो कि आपको, मुझे, एक आम इंसान को तो पता भी नहीं है इसका। सही बात है। ये टर्म्स अपनी जगह सभी, उनके ज़रा अपना इम्पैक्ट होता है, लेकिन हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल हम क्या सोच रहे होते हैं। महंगाई, ये एक वो लफ्ज़ है जो कि बहुत ज़्यादा हिट कर रहा होता है, हम कहते हैं नहीं हर चीज़ महंगी हो गई है। बजट की जब बात होती है तब भी ज़रा ये चीज़ देखी जाती है कि अच्छा ये चीज़ महंगी होगी या वो चीज़ महंगी होगी, इस हिसाब से चीज़ें आप प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन आज जब हम मईशत की बात करते हैं तो मईशत का जो सोशल एक इम्पैक्ट है, हम उसको भी टच करने की कोशिश करेंगे। जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट भी हैं और सोशलिस्ट भी हैं, चूँकि बड़ा इंटरलिंक्ड है ये मामला। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक मोहम्मद अली अवान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इन स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर बहुत शुक्रिया जी आपका वक्त देने के लिए। जब हम मईशत की बात करते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रा समझाएं कि आम आदमी के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी पर मईशत का क्या इम्पैक्ट होता है। वो इससे कतई नज़र कि अच्छा वो क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, क्या ग्राफ है, क्या GDP है, कितनी इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ खड़ा हुआ है, हम अक्सर कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। एक आम आदमी के लिए मईशत क्या है? देखिए, एक आम आदमी को समझाने के लिए एक बड़ा ईजी का थिंग है कि एक आम आदमी जब वो सुबह उठता है तो वो मईशत का हिस्सा बन चुका होता है। ओके। जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो फ्यूल भरवाता है, वो मईशत का हिस्से में है। जब वो ग्रॉसरी लेता है, डबल रोटी लेता है, एक आम इंसान की अगर हम बात करें तो वो मईशत का हिस्सा बन चुका होता है। बेसिकली मईशत आपकी हर पैसों में, नंबर्स में नहीं छुपी होती खाली, वो आपकी हर डिसीजन, आम इंसान के हर फैसले और हर रुपये के पीछे छुपी हुई होती है। तो एक आम आदमी के आम मईशत और सोशल फैक्टर कि उसकी थिंकिंग और उसकी परचेजिंग पावर, वो सारा आम आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। और आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत होती है और उसको समझना भी चाहिए कि मेरी मुल्क की मईशत की इस वक्त किस जगह स्टैंड कर रही है और मेरी इस वक्त मेरी परचेजिंग पावर क्या है। क्योंकि आम आदमी ये सोचता है कि जी मेरे पास अगर लाख रुपए आ गया तो मैंने जो है उससे ये चीज़ भी, लग्जरी आइटम परचेज़ करने हैं और ये आइटम भी परचेज़ करना है। लेकिन जब तक वो इकोनॉमिक की नॉर्मल वे में भी एक आम आदमी स्टडी कर सकता है कि जी इस वक्त मेरी आने वाले 6 महीने या साल के अंदर मेरे मुल्क के माशी हालात क्या होंगे, ताकि आप प्लान उसके अकॉर्डिंगली करें, ताकि आप प्लान उसके अकॉर्डिंगली कर लें। और मॉरल हमारे हर पाकिस्तानी की एक यही गलत चीज़ है कि वो अपने बजट को, अपनी एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है।
ठीक है। जब आपने, अगर हम सोशल फैक्टर की हिसाब करें, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने एक रिसर्च एक वो पढ़ा था। आप जब किसी के पास जाते हैं और आपने बड़ा सुना होगा लोगों से कि जी, एक बंदा कहता है कि जी मैं लाख रुपए में बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, दैट्स रियल, जिसको कहते हैं उसने अपने बजट को बहुत प्रॉपरली मैनेज किया है। बिकॉज वो आप अपनी लग्जरी लाइफ 1 लाख में भी जी सकते हैं और आप अपनी लग्जरी लाइफ 1 करोड़ में भी जी सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, ये एंडलेस है, ठीक है। तो इट्स मच बेटर कि एक आम आदमी अपनी बजट के अंदर रहते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज करे, और जब वो मैनेज करता है तो डेफिनेटली वो कभी भी जो है वो शिकायत नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि मंथली बजटिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly ऐसा ही है। बजटिंग होनी चाहिए कि कितना पैसे किस चीज़ पे आपने लगाने की कोशिश करके उसमें से भी अगर बचाएं तो आपकी सेविंग्स का जो एक हिस्सा है वो भी अच्छा खासा वो हो जाता है। Exactly। अच्छा, मैं वही हैरान होती हूँ कि लोग वाकई, हम थोड़ा ना जो प्रेशर एक होता है ना, एक सोशल प्रेशर जो हमारे ऊपर होता है, उसकी वजह से भी एक्सपेंसेस को बहुत आगे भी ले जाते हैं कि जी फलानी गाड़ी नहीं होगी तो लोग क्या सोचेंगे। हालांकि गाड़ी ही है, AC वाली गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, दूसरी भी हो सकती है। अगर आपकी आमदन है तो इट्स फाइन, होनी चाहिए, ठीक है, आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो उसके बाद कर्जे लेकर एक चीज़ लेना, ये बड़ा एक फैक्टर है। शादियों पे हम देख रहे होते हैं कि आपकी, हम में से ज़्यादातर लोगों के वसाइल इतने नहीं होते, लेकिन कर्जे लेकर शादियां और फजूल रस्में और वो सब कुछ, आधे से ज़्यादा तो परेशानी का बायस घर के अंदर जो माली मुश्किलात शुरू होती हैं वो तो घर में किसी न किसी एक शख्स की शादी के बाद होती हैं, क्योंकि फ़लाने से कर्जा इतना लिया, फ़लाने से कर्जा इतना लिया हुआ है। एक आम इंसान तो इसी तरह इन चीज़ों से रिलेट कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, इसकी रीज़न ये है कि हम लोग सिर्फ दिखावे में चले जाते हैं। अगर मैं आपके सारे क्वेश्चंस को एक गो फ्लो में आंसर करूं तो आम एक मुल्क है। अब अगर मैं हमारे पाकिस्तान की बात करूं तो देखिए, पाकिस्तान भी हर साल एक बजट बनाता है जिसमें वो दफ़ा के लिए इतना बजट रखता है और बाकी इदारों के लिए इतना मुख्तस करता है। हम इस वक्त एक हालत जंग में, हम एक कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वार के अंदर हम इस वक्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर थोड़े हमारे लिमिटेड पैसे हैं, क्योंकि इस वक्त हम वार के अंदर हैं, इसलिए हम दफ़ा को ज़्यादा तरजीह इस वक्त दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आम आदमी भी अगर मुल्क की सतह की एंगल के ऊपर ही अगर वो सोचना शुरू कर दे तो ना तो डाइवोर्स रेशो बढ़ेगा, इकॉनमी का ताल्लुक हमारी घरेलू ज़िंदगी के ऊपर भी है। I was about to ask this, ये अक्सर हम देखते हैं ना कि महंगाई का ठीक एक माली इम्पैक्ट तो है सो है आपके ऊपर, आपकी परचेजिंग पावर कम है, उसका आपके ऊपर एक माली प्रेशर तो है सो है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल प्रेशर भी है। फॉर एग्जांपल किसी की जॉब चली जाए, उसका ठीक है एक माली नुकसान तो है सो, लेकिन उसका एक प्रेशर भी है, साइकोलॉजिकल इशू भी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है। एग्जैक्टली। इसकी एक मैं आपको 1 लाइन में इसको एक कंक्लूड करूं, जब इकॉनमी का बजट आपका आउट होता है तो इकॉनमी से सिर्फ आपके पैसे ही नहीं चले जाते, आपके रिश्ते भी नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें, एक आम इंसान जब तक अपने बजट में रहते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज करेगा तो वो खुश रहेगा। जब वो अपने बजट से और एक लंबी छलांग मारने की कोशिश करेगा, अपने बजट से आउट ऑफ द वे जाकर करेगा, और जब वो ये उसमें नाकाम होगा तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे। नंबर 1, एक कि उसने जो ख्वाब दिखाए होंगे अपने बीवी बच्चों को, उधर से उसको एक साइकोलॉजिकल घर में घरेलू लड़ाई झगड़ा, जेंडर बेस्ड वायलेंस, आपकी डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल्स को सामना करना पड़ता है। हमारा जो आज आप देख लें तो 10 में से 6 शादियां जो हैं वो डाइवोर्स हो जाती हैं, ये हमारा रेशो चल रहा है। इसका मेन रीज़न अगर आप सर्वे करवा लें तो इसका मेन रीज़न क्या है कि जी वो लड़का जो है मुझे अच्छी इकोनॉमिक और अच्छी इनकम के अंदर मुझे लेविश लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा। फाइनेंशियल अब्यूज़ है ना, देखिए बिल्कुल फाइनेंशियल अब्यूज़ है, लेकिन अब एक इकोनॉमिक से एक शख्स जो कि इस वक्त अंडर 30 है, जो इस स्ट्रगलिंग एज के अंदर है, तो वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल अपनी बीवी को कैसे प्रोवाइड कर सकता है? वो एक अलग बात है। फाइनेंशियल अब्यूज़ वो अब्यूज़ होता है बेसिकली जिसमें घर के अंदर आपने खर्चा औरत ज़्यादातर चला रही होती Exactly है ऐसा ही है। ना। सो अब अगर बाहर महंगाई होगी है और घर में सौदा आना है, लेकिन आप फिर भी एक लिमिटेड अमाउंट एक औरत को दे रहे हैं कि उसने उसी अमाउंट में घर को चलाना है। सो ऑब्वियसली वो औरत उसमें सफ़र कर रही है, क्योंकि उसने घर का सामान, 3 वक्त का खाना उसने उसी एक बजट के अंदर पूरा करना है। लेकिन उसकी अर्निंग भी तो देखनी पड़ेगी ना सबीना। अगर फॉर एग्जांपल अर्निंग ही आपकी नहीं है, अर्निंग ही अगर आपकी, दैट्स माय पॉइंट,
कि अगर आपकी अर्निंग ही नहीं है, बेसिकली हमारे जो 10 में से 6 शादियां डाइवोर्स का शिकार हो रही हैं, उसका डायरेक्ट उसका असर जो है वो इकोनॉमिक असर है। सबसे बड़ा असर क्या है कि हमारे यहाँ पर सोशियोलॉजी और साइकोलॉजिकली लोगों ने एक बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स एक्सपेक्ट करी होती हैं ग्रूम से, ठीक है, कि जी हम इससे शादी करेंगे और ये हमें जो है वो बड़ी अच्छा लेविश स्टाइल देगा, विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपकी इकोनॉमिक्स जो है आपकी सोशल लाइफ के ऊपर जो है वो असरअंदाज लेकिन होती है। इसमें दूसरा पॉइंट भी कि समझो सबीन का पॉइंट भी था कि फॉर एग्जांपल यू आर अर्निंग गुड, एग्जैक्टली अपने ऊपर भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप फैमिली को उस तरह से सपोर्ट That's my नहीं point, कर रहे हाँ। जो कि आपको करना चाहिए। आपके That's पास financial नहीं है abuse. तो हमने तो खवातीन को अपने घर में बिल्कुल। अपना जो सोना रखा हुआ होता है, हमने गोल्ड बेचते हुए उस मर्द के Exactly लिए देखा है agree कि कुछ नहीं है तो ये भी ले लो, और हमने मेजॉरिटी औरतों को ऐसे देखा है। बट वो एक फाइनेंशियल अब्यूज इस कॉन्टेक्स्ट में आता है कि व्हेन यू हैव मनी बट आप उतना पैसे दे भी नहीं। ऑल्सो जो आप वाली बात है ना कि क्यों उसकी वजह बनती है, उसकी एक और वजह ये भी है कि ओवर कमिटमेंट्स होती हैं शादी के टाइम Exactly. पे। आप मंथली पॉकेट मनी जब आप उतनी नहीं दे सकते तो उतनी पॉकेट मनी आप सिर्फ शादी के घर से या लोगों को दिखाने के लिए आप वो कमिट क्यों करते हैं? Exactly, I जब वो totally agree. कमिटमेंट हो जाती है तो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती हैं, Exactly, और फिर ऐसा ही है। मंथली जब आपको उतनी इनकम नहीं मिल रही होती है तो जाहिर सी बात है फिर मसाइल होते हैं। अगर आपकी Exactly. इनकम ही उतनी है और आप थोड़ी लिखवाते हैं तो फिर तो जाहिर है औरत भी अगर वो ज्यादा डिमांड करेगी तो वो भी एक गलत बात है। Exactly, वो भी कोई ऐसा ही ठीक है। बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी के फाइनेंशियल हालात ही इतने हैं और आप ज्यादा डिमांड कर रही हैं तो देन ये भी एक गलत चीज है। Exactly, So, ऐसा ही है। ये सारी चीजें जो है ना फाइनेंशियल अब्यूज के कॉन्टेक्स्ट में आती है। सर इसके अलावा मैं चाहूंगी कि ये चलें, ये तो एक डिफरेंट टॉपिक था जिसकी तरफ हम निकल गए फाइनेंशियल उस पे, लेकिन खवातीन वो किस हद तक सफ़र कर रही होती हैं ओवरऑल अगर हम बात करें जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं घर पे? क्या जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं औरतों की भी? किस तरीके से वो मैनेज सोना नहीं करना है घर। देखिए, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस एक इंडिविजुअल पे नहीं आता। फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिविजुअल पे आने से पहले मुल्क के ऊपर आता है। अब जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद बजट अनाउंस होने जा रहा है 2025 का, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को रेज़ नहीं करते। सैलरीज़ आपकी उतनी ही होती हैं और मुल्की मईशत के अंदर जो है वो एक इन्फ्लेशन का भी बूम आने वाला है क्योंकि IMF की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो असर होता है वो डायरेक्टली आम आदमी पे पड़ेगा। जैसे मैंने ये भी आपको स्टार्ट में ही बताया था कि एनर्जी सेक्टर की रेट्स जो होंगे वो माइट भी इन्फ्लेट कर जाएं, ठीक है, जिसमें हमारी रोज़मर्रा की तमाम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को महंगी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से जब आपका बजट आउट होता है तो मर्द एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जब उसके पास पैसे नहीं होते। जब पैसे नहीं होंगे तो वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होगा और उसको वो डायरेक्टली उसका जो असर होगा फैमिली पे निकलता है। और आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देखा है कि जी पैसे ना होने की वजह से सम टाइम जो मर्द होता है वो उसने खुदकुशी कर ली होती है, या पैसे ना होने की वजह से मल्टीपल टाइम्स आपने देखा है कि औरत ने या अपने बच्चों को जो है वो जहर देके मार लिया होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। हम इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेटली हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वो रिफॉर्म्स आते रहते हैं साथ साथ और आ रहे होते हैं, ठीक है। जब तक हम इन्फ्लेशन को मिनिमाइज़ नहीं करेंगे और हम अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं करेंगे कि मिनिमम वेज सैलरी आपकी जो भी गवर्नमेंट सेट करती है उसके मुताबिक नहीं होगी जो हर बजट में सेट की जाती है, तब तक हमारी इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर और आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन इसमें ये कितना ज़रूरी है कि अपने आप को स्ट्रांग भी रखना है ना। जो आपने आगाज़ में कहा ना कि देखें सबसे पहले आपने देखना है मुल्क की क्या सूरत हाल है, कहाँ से गुजर रहा है, इस वक्त सिचुएशन क्या। आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया कि वॉर सिचुएशन एवरीथिंग, आपने डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। बट एज एन इंडिविजुअल मुझे भी ज़ाहिर है ये बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए समझना कि अच्छा ओवर मुल्क के हालात क्या हैं, फिर मुझे अपनी प्लानिंग करनी है। अच्छा उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इन्फ्लेशन मुझे हिट करेगी, बहुत सी चीज़ें मुझे हिट करेंगी, बट मुझे अपने ऊपर काबू रखना है, मुझे अपने आप को मजबूत रखना है, मुझे अपने खर्चे कम करने हैं, मुझे उस प्रेशर को कहीं ना कहीं रोक के फैमिली तक नहीं पहुंचाना है। ऐसा ही है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और जो मेरे पे डिपेंडेंट है मुझे उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये कोई हल नहीं है कि मैं कहूँ कि गिव अप, that's not the solution. Giving up is not the solution. Because बहुत सारे लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आपकी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तो आप सबसे पहले तो ये कि आपने अपने ऊपर काबू रखना है कि no matter what. Exactly. सबसे पहले आपको अपने मेंटल
हेल्थ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है कि मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इतने ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं मेंटली, ठीक है, जिसकी वजह से फैमिलीज को सफ़र करना पड़ता है। सही बात है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आवाम के साथ गलत कर रहे होते हैं, उनकी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। आप देख लें, Exploitation होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आप देख लें कि कोई बहुत कम प्राइवेट ऐसी कंपनीज होंगी जिन्होंने गवर्नमेंट के सेट किए हुए एक मिनिमम सैलरी जो पर मंथ बनती है एक एम्प्लॉय की, उससे भी वो 10,000 15,000 कम दे रहे हैं। ठीक है, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अब एक आम इंसान वो इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता और मेंटली हेल्थ उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, और उसकी अगर पार्टनर, उसकी मिसेज जो है वो अगर इतनी ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है तो डेफिनेटली उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो फ्रस्ट्रेशन एक आम आदमी कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर जाते। इसको यही समझ लेंगे 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल सेम। ठीक है, तो फाइनेंशियली एक बहुत मैटर चीज़ पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब इकोनॉमिक्स के नंबर आगे पीछे होते हैं तो सिर्फ पैसा ही नहीं, आपके रिश्ते भी साथ छोड़ जाते हैं। सही बात। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। तो हमें सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक्स की और अपनी बजट को अपने लाना होता है और अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करनी होती है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। जैसे प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी दफ़ा उन्होंने ये बात बोली है कि जी पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। आप पाकिस्तान को दुबई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बट पाकिस्तान आज भी अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज़ को बीट कर रहा है। अगर हम हिसाब लगाएं, आई होप सो, आई थिंक नाइजीरिया या सोमालिया, हमने जो ई पासपोर्ट हमारा लॉन्च हुआ है, हमने उसकी टेक्नोलॉजी जो है हमने ट्रांसफ़र करी अफ्रीकन कंट्री को। ठीक है, उसके बाद हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ का एक्सचेंज करते हैं, तो इस तरह हमारे पास इनकम जनरेट हो रही होती है। और हम जो हमारा जो FBR का निज़ाम है, आप उसको देखें कि वो इतना इलेक्ट्रॉनिक और इतना ज़बरदस्त अब गवर्नमेंट ने उसका निज़ाम बना दिया है कि जो लोगों की शिकायत हुआ करती थी कि जी हमें FBR के दफातर जाते हैं और हमें वहाँ पर नोटिस आते हैं, अब सारा कुछ आपका कंप्यूटराइज हो चुका है, ऑटोमेटिक हो गया है। ठीक है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज होती हैं। हम इस वक्त हालत जंग में भी हैं, हम इस वक्त, हमारी हुकूमत जो है वो आवाम का भी ख्याल रख रही है, हमारी हुकूमत जो है वो हेल्थ सेक्टर पे भी देख रही है। सेम टाइम कुछ मुश्किल फैसले बड़े ज़रूरी होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बका के लिए बड़े ज़रूरी बिल्कुल होते हैं। ऐसा ही अगर है। आप नहीं लेंगे तो बिल्कुल लैप्स, क्योंकि इसमें सादी सी बात ये है, हाँ सादी सी बात है कि आप हर वक्त पॉपुलर डिसीजंस नहीं ले सकते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपको प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना होता है। देखिए, कोई गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि हम कोई ऐसा मईशत का फैसला लें कि आवाम को हम तंग करें। सारा फैसला लिया जाता है मुल्क की बका को, मुल्क की बुनियाद को मजबूत रखते हुए। बिल्कुल ठीक है, अगर हम IMF के पास जाते हैं, हम IMF के प्रोग्राम्स को अवेल करते हैं अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो हम जानबूझकर नहीं जाते। हमारी मईशत हमें ये बात बताती है कि जी आपको IMF के पास जाना है। अब अगर उसके अलावा कोई आपके पास हल नहीं होता, उसके पास कोई हल नहीं है, तो फिर आप जाते। जी जी, बस लास्टली बस मैं चाहता कि आप इसमें ये ऐड कर दें, बिकॉज वक्त बड़ा मुख्तसर है। ये सारी बातें जो इस वक्त यहाँ पर भी हम करें जो होती भी हैं, ये एक आम आदमी तक पहुँचना कितना ज़रूरी है कि उसको पता हो कि अच्छा सिचुएशन ऐसी है और ये सिचुएशन का मुझे पता होना भी लाजमी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा क्या ताल्लुक है इकॉनमी से, मुझे क्या लगे बजट से, मुझे क्या लगे IMF से, मुझे क्या लगे उस ग्राफ से। नो, हम सबको लगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए, आम आदमी अपने बजट को और अपनी चीज़ों को ऐसे ही पहुंच सकता है कि सबसे पहले जब भी फिस्कल ईयर का बजट आता है वो लाजमी एक दिन बैठकर उसको देखे। उसके बाद अगर वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करता है और गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज सैलरी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने जो भी सेट की होती है, वो अपने कंपनी में जाए और जाकर उसके ऊपर तकाजा करे कि जी मेरी मिनिमम वेज सैलरी ये बनती है और आप मुझे ये दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं करती तो वो जाकर उसके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करे। गवर्नमेंट ने काफ़ी इस तरह के पोर्टल्स बना के रखे हुए हैं। दूसरा, आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि ही और शी इज़ लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, ही और शी इज़ नॉट लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्री। हम दुबई में नहीं हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। उस मुश्किल फ़ैसले का आप साथ कैसे दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके एनर्जी टैरिफ्स जो हैं वो राइज़ कर रहे हैं, आप सोलर लगवा लें, आपको वहाँ से आपका बजट कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप चीज़ों को अपने बजट को प्लान करें। ठीक है, ये सोच के प्लान करें कि आप इस मुल्क का हिस्सा हैं, आपने इस मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करना है। मुल्क है तो हम हैं तो मुल्क है। बेशक ऐसे ही है। तो मईशत हमारे से जुड़ी हुई है और हम मईशत से जुड़े हैं। तो ये लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हो गई हैं, इसमें किसी एक चीज़ को हम साइड पे कर नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दो इट्स वेरी टेक्निकल टॉपिक बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस के
जो मईशत होती है वो हर शख्स के साथ जुड़ी होती है और उस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना बड़ा ज़रूरी है। हम ये सिर्फ नहीं कह सकते इट्स अ ड्राई सब्जेक्ट, तो हम इस बात ना करें, बात तो अपने करनी आपको पड़ेगी। एजुकेट करना है जी। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आजकल जो है आप यंगस्टर्स को अगर देखें तो हर तरफ स्टेटस फेसबुक के लगे हुए होते हैं, इंस्टा पे स्टेटस होते हैं और ऐसे किस डिप्रेसिंग आप कोट्स देख रहे होते हैं या कोई ऐसी स्टोरीज़ आप देख रहे होते हैं कि वाकई आप हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा या बंदी ये तो बहुत यंग है इन बातों के लिए, इस स्ट्रेस के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि एक्सप्रेस करने का वो एक बड़ा अच्छा ज़रिया भी है, हम अक्सर मना भी कर देते हैं सबको कि नहीं मत शेयर क्या करें जो आप फील कर रहे हैं, और सब ठीक है आप नहीं शेयर करें वो एक अलग बात होती है, बट शायद किसी के लिए कोप अप मैकेनिज्म यही होता है या उसके लिए एक प्लेटफॉर्म वही होता है जहाँ पे वो अपनी बातें शेयर कर रहा होता है। एनीहाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रेशर्स हैं, ये जो एंजाइटी है, ये तो डिप्रेशन है हमारे यंगस्टर्स में, ये क्यों इतना ज़्यादा हो गया है, क्या वजूहत हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, और अगर हमारे यंगस्टर्स इसका शिकार हो गए हैं तो किस तरह से वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर नफ्सियात हैं आर्मिश हुसैन साहिबा। अच्छा, आर्मिश बड़ा ही कोई यूनिक सा नाम था और उनसे जब मैंने मतलब पूछा था कि इसका क्या मतलब होता है तो उन्होंने कहा ब्यूटी। आर्मिश से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आने के लिए। और जैसे सबीन ने भी कहा ना कि बहुत से लोग एक्सप्रेस कर देते हैं अपने इश्यूज़ को, अपने डिप्रेशन को, अपने एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, बिल्कुल, जो लोग बात ही नहीं करते, उस डिनाइल फेज में होता है कि देयर इज़ नथिंग, लेकिन अंदर ही अंदर टूट फूट होती है, अंदर अंदर खालीपन होता है, अंदर अंदर अधूरापन होता है, अंदर अंदर आप गिर रहे होते हैं, घुट रहे होते हैं, इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए लफ्ज़, लेकिन मर रहे होते हैं। एग्जैक्टली इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये मौजूद ऐसा है, इस पर बात करेंगे तो फिर ही हम हल की तरफ जाएंगे। बहुत से इश्यूज़ के साथ ज़ाहिर है आपके पास लोग आते होंगे। अगर हम इसको आज ज़रा यूँ डिफ़ाइन करें कि 10 साल से लेके 20 साल 25 साल तक के जो एक एज ब्रैकेट है, यंग बच्चे और बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एजुकेशनल स्ट्रेस भी होता होगा, कुछ फ्यूचर के स्ट्रेसेस भी होते होंगे, कुछ रिलेशनशिप के मामलात भी होते होंगे। अच्छा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अंकल्स के साथ, इन फैमिली। सो क्या इश्यूज़ हैं जो कि ज़्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं आपके सामने इस वक्त? आजकल जो मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जो इस ही एडोलसेंस के एज के हैं, जिसमें चूँकि बच्चों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही होती है और बहुत तेज़ी से चेंजेस, ट्रांजिशन एक एज में आ रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और हमारे पास जो बाकी जितने भी नफ्सियाती मसाइल हैं उसके साथ बच्चे आ रहे होते हैं। जिसका सबसे ज़्यादा रीज़न जो मुझे लगता है कि है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि बच्चे बताते नहीं हैं, सबसे बड़ा रीज़न है डिप्रेशन की तरफ जाने का। एंजाइटी में आप एंजाइटी में चले जाते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि हम बताते नहीं हैं कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन हो रही होती है फ़िज़िकली भी और हमारी सोसाइटी में भी हो रही होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उसका वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फैमिली में चूँकि आप बड़े हो रहे होते हैं, अभी आप बड़े हुए नहीं हैं, तो कोई उनको कहता है कि आप बड़े हैं और सम टाइम हम उनको कहते हैं नहीं आप छोटे हैं, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि हम हैं कौन, कि हम कहाँ लाए कर रहे हैं, हम कहाँ पर करें। तो वो सबसे बड़ी रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट की। और इससे ज़्यादा जो हमारे पास इश्यूज़ जो क्रिएट हो रहे हैं बच्चों के साथ, वो सोशल मीडिया है, जहाँ पे आपकी एक ड्रीम लाइफ है, आपके लिए एक आइडियल लाइफ है, वहाँ से बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। बड़ी अनरियलिस्टिक सी ज़िंदगी है। एग्जैक्टली, अनरियलिस्टिक। तो वो ड्रीम चूँकि अनरियलिस्टिक है और आप रियल लाइफ में हैं, वहाँ पे आपने ग्रो करना है, वहाँ पे आपने स्ट्रगल करनी है, एकेडमिकली भी, फैमिली में भी आपने टाइम देना है, अपने सोशल मीडिया में देखना है कि वहाँ क्या चल रहा है और ये मैं कहाँ पे हूँ। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ बच्चे जा रहे होते हैं उसकी वजह से।
और जो एकेडमिकली चूँकि जो बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं नफ्सियात का, जो घरों में नहीं समझा जाता इन चीज़ों को, तो बच्चे एक तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से। दूसरा, जब आप एक प्रॉब्लम को आपने हाइड किया हुआ है, अंदर छुपा के रखा है, तो एक टाइम आता है जब आपका स्टेमिना यानी आपका जो माइंड है वो फुल हो जाता है थॉट्स से। उसके बाद क्या होता है कि वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, हेडेक होता है, आपके स्टमक इश्यूज़ होते हैं, आपके बॉडी एक्स होते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको भूख नहीं लगती है। ये उसके सिम्टम्स तब अपीयर होते हैं जब मामला खासा ख़राब हो चुका होता है। एग्जैक्टली और यही सबसे रीज़न बहुत बड़ी है, चूँकि हमें आइडिया नहीं होता, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है। अवेयरनेस नहीं होती, वो जब फिज़िकल प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं तब आप जाते हैं किसी फिजिशियन के पास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पास केसेस आते हैं कि फ़ाइल्स भरी होती है टेस्ट की, ब्लड टेस्ट की, और बहुत सारे टेस्ट किए होते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो तब वो जाते हैं किसी माहिर नफ्सियात के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास, तो बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया। बहुत से लोग जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ होते हैं, कोई भी गट का इशू होता है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा कहा, ब्लड टेस्ट भी हो रहे होते हैं, समटाइम्स तो बहुत से और प्रोसीजर्स भी वो लोग करवा रहे होते हैं, टेस्ट करवा रहे होते हैं डायग्नोसिस के पर्सपेक्टिव में। लेकिन एंड क्या होता है, सवाल होता है कि आपने किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को भी विजिट किया है? इस पे लोग कहते हैं कि अच्छा, रुझान ही नहीं है ना, रुझान ही नहीं है अभी भी। ठीक है, एक्सेप्टेंस एक हद तक आ गई है कि अब इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, खुल के हम बात करें इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, एक्सेप्टेंस आ रही है, लेकिन अभी तक लोगों का वो रुझान नहीं है उस तरफ कि हमें जाना भी है। दिन हो गए हमें जाना है, लेकिन वो पहले जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, दवाइयाँ शवाइयाँ खाएंगे, बहुत सारी। ठीक है, अगर आपको जेन्युइन इशू है, आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन जिस तरह से आर्मिश ने भी कहा कि रिपोर्ट सारी ठीक है, एंड यू नो कि समहाउ आपको खुद भी पता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड, तो आपको मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना, तो आपको खुद भी आइडिया थोड़ा बहुत होता ही है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी भी है। अच्छा, अब आर्मिश ये होता था कि हमारे टाइम की अगर बात की जाए तो ठीक है, सोशल मीडिया भी नहीं था, हमारे पास वक्त बहुत होता था कनेक्शन बिल्ड करने का। घर के अंदर एक टीवी होता था, या मोहल्ले का या घर का, हम सारे जाते थे, इतने पुराने नहीं हम, लेकिन फिर भी जाते थे, हम बैठ जाते थे वहाँ पर और इंजॉय करते थे उस पूरे टाइम को। तो वो एक फैमिली टाइम होता था, पड़ोसियों का टाइम हो जाता था, हम बड़ा बड़ा अच्छा ह्यूमन कनेक्शन जो है ना उसको हम इंजॉय करते थे, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें, आपके दिल का बोझ हल्का होता था, आप डिस्कस करते थे, डिप्रेशन एंजाइटी कम होता था एज़ कम्पेयर टू अभी जो हो रहा है। आज का जो बच्चा है वो किस तरीके से अपना रिलेशन जो है वो अच्छा बिल्ड कर सके अपने पेरेंट्स के साथ, घर वालों के साथ, जबकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी हैं बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था, ऑल्दो हम इतने पुराने नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था ना। बिल्कुल एकदम से चेंज आया है। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो फ़ोन यूज़ करते हैं। हम खुद भी घरों में जब काम कर रहे होते हैं या कहीं पे बिज़ी हैं तो हम बच्चों को कार्टून लगा के दे देते हैं कि अच्छा ये कार्टून देखेगा तो मैं वर्क कोई भी काम कर लूँगा। जो सबसे एक बुरी चीज़ है, आप एक बच्चे को एक्सपोज कर रहे हैं फ़ोन के साथ, जो बहुत यंग एज में बच्चे होते हैं, 1 साल के 2 साल के, जो देख रहे होते हैं। अच्छा, हम ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बच्चे को कि अच्छा आपने ये चीज़ देखनी है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत जल्दी चेंज आ रहा होता है, कलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा और एक हाइपर एक्टिविटी होती है कार्टून्स में। दूसरा, चूँकि बच्चों को अभी छोटे बच्चों को ही आदत हो जाती है, जब वो बड़े होते हैं तो उनको बताया नहीं जाता, उनको आदत है वो खुद ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं, कनेक्शंस नहीं है पेरेंट्स के पास, अगर टाइम है भी तो क्योंकि उनको पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो अभी वो उनकी आदत बन चुकी है। ठीक है। दूसरा, जो सबसे आपने कहा कि टीवी होता था, हम साथ टीवी देखते थे और हम दिल का बोझ भी हल्का कर लेते थे, तो अभी चूँकि हर बच्चे का अपना फ़ोन होता है, तो वो
आपस में भी बात नहीं करते, क्योंकि इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं जो हमको हर चीज़ प्रोवाइड करती है, सिर्फ आप एक क्लिक करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हो तो हमारी स्क्रीन पे वो नज़र आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चों को तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हिडन रह जाती है, अंदर रह जाती है। दूसरा, जो सिबलिंग्स का इतना अच्छा आजकल मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो किसी को बता के नहीं आते, किसी को नहीं पता होता घर में। एग्जैक्टली यस। और उनको वो नाम भी चेंज करके लिखवा के आते हैं जब वो अपॉइंटमेंट बुक होती है। हाँ, ताकि पता दैट्स अ नाइस थिंग Yes, इन अ वे exactly. कि एटलीस्ट वो आ रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो देख रहे होते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को पता होता है कि ये क्या है, OCD क्या है, ऑब्सेशन क्या है और डिप्रेशन क्या है, और मुझे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उनके But are they साथ overthinking? यस Now that's the point. उनके एंजाइटी डिप्रेशन दोनों में से कुछ नहीं है, बट उनको क्योंकि हर कोई इस बारे में बात कर रहा है और प्रोफेशनली हेल्प नहीं ले रहा, बट सोशल मीडिया पे आप सिर्फ लिख रहे हैं और वहीं से आप अपने गूगल पे सिम्टम्स डायग्नोस कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उनको है ये, उनको है हालांकि ये। कोई मसला नहीं है। हालांकि उनको, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आपने कहा कि हम डिस्कस नहीं करते। जो सबसे बड़ा इशू है कन्वर्सेशन नहीं होती है, पेरेंट्स से बात नहीं हो रही है, नहीं बहन हो रही भाइयों है। की बात नहीं हो रही है, जो कहते हैं ना मी ओनली टाइम में डीप कॉन्वर्सेशंस वो हो ही नहीं रही हैं। नहीं हो रही। एग्जैक्टली उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो बैलेंस करें, ताकि उनके बहुत अच्छी चीज़ें भी बच्चा सीख रहा होता है। जैसे मैं देखती हूँ बहुत छोटे बच्चों को पता होती हैं ये चीज़ें, तो अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद उनको नहीं पता होती और बहुत लेट जाके पता होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा है तो मैंने यूनिवर्सिटी में आके मुझे पता चला कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अभी उनको बहुत यंग एज में बग़ैर उस डिग्री लिए उनको पता होती है। दूसरा ये कि हम जो पहले हमारे होते थे बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी, हम खेल रहे होते थे, पार्क में जाते थे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन वो फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जिसमें बच्चों का इंटरेक्शन हो, जो बड़े भी इंजॉय करते हैं उनको भी अच्छा लगता है और छोटे बच्चे वो खुद भी इंजॉय करते हैं, जिसके साथ उनका एक ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। हाँ। एक अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है, अपने रूम से निकलते हैं, एनर्जी चैनलाइज बेसिकली उनकी हो जाती है, जो कि होनी बहुत ज़रूरी भी होती है। अच्छा, ऐसे में आर्मिश चीज़ ज़रूर बताइएगा, फॉर एग्जांपल 10 से 15 साल का हम एक ब्रैकेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं, ऐसी क्या चेंजेस हम उनके बिहेवियर में देखें कि हमें अंदाज़ा हो कि अच्छा देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड वी शुड टॉक टू देम? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इससे आई होप कि बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि हम अपने बच्चे को घर में ही कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि इसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है। सबसे पहले जब बच्चे खाना बंद करते हैं, सबसे बड़ा सिम्टम है, क्योंकि एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, हमारा स्टमक डायरेक्टली उससे अफेक्ट होता है, तो हमें भूख नहीं लगती या हमारा खाने का दिल नहीं करता। अगर बच्चा नहीं खा रहा तो इट्स सिम्टम कि उसको स्ट्रेस है, किसी चीज़ की एंजाइटी है। आपने अपने घर का इन्वायरमेंट इतना पीसफुल और सेफ़ बनाना है उनके लिए, ताकि वो खुद आपसे बात कर सकें, उनको कोई झिझक ना हो, उनको कोई खौफ ना हो अपने जज्बात या फीलिंग्स को शेयर करने का। जैसे टीचर्स हैं, एकेडमिकली भी मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आजकल कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि AI और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की हुई है हमारी सोशल मीडिया ने सॉरी। तो उसकी वजह से हमारे बच्चे एकेडमिकली जब कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा इसका स्कोप है या नहीं है। तो हर सब्जेक्ट का स्कोप होता है, ऑल्दो उसको सोशल मीडिया पे इतनी हाइप नहीं मिल रही है। उसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा बच्चे को सुने। अगर एकेडमिक्स में बच्चा अच्छा नहीं है, नहीं आ रहा, स्कूल नहीं आ रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो दे शुड नो कि अच्छा अगर इस बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम इसको थोड़ा आराम से सुन लें बग़ैर जज किए हुए, क्योंकि बच्चा जजमेंट से बहुत ज़्यादा डरता है कि वो जज किया जाएगा। यस। अच्छा, बच्चे ऐसे कहने देखिए बच्चे बड़े कॉन्शियस भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लुक्स को लेके अपने बड़े कॉन्शियस होते हैं आजकल के बच्चे। अच्छा, अब हमें तो इतनी एक्नी हुई थी, सच बताऊं हर किसी को होती है। हाँ। एक एज होती है टीन एज में लड़के लड़कियां, लड़कों को बल्कि ज़्यादा मैं देखती हुई एक्नी हो रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं वो इतने कॉन्शियस हो गए कि उन्होंने फैमिली में उठना बैठना छोड़ दिया कि मेरे फेस पे मुझे एक्नी हुई थी। और उसकी वजह क्या थी शोएब? जहाँ जाओ महफिल में, जिस जगह पे बैठो वहाँ पर आपको तुम्हें तो बहुत दाने निकल आए,
तुम्हारे तो शक्ल पे ये हो गया, तुम्हारे तो ये तो स्कार्स इतने होंगे, ये तो खड्डे छोड़ जाएंगे। अब ये वो बातें मैं कर रही हूँ जो कि हर घर के अंदर की जा रही है, बच्चे फिर बैठते ही नहीं है, और बात ही नहीं हर करते। बच्चे ने तकरीबन इस चीज को फेस किया बिल्कुल है। ऐसे ही है। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल तो डाउन हो गया, और उसके बाद ये भी होता है कि बच्चे कहीं बैठेंगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और ये वो बातें होती है अपने पेरेंट्स को लेके वो किसी से शेयर भी नहीं करते, और वो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही फिर तो- देखिए उससे लिंक क्या होता है शुएब, खाना पीना छोड़ देना जो आप बता रही हैं, उससे उनकी फिजिकल हेल्थ कितनी बुरी मुतासिर हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं इस एज में बच्चे या तो वेट गेन बहुत करते हैं, वेट लूज बहुत करते हैं, सो ये एक्सट्रीम केसेस होते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम फिर वो जो हम कनेक्शन की बात करें, वो कनेक्शन तो बिल्ड ही नहीं हो पा रहा होता। जब वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, बच्चा किसी के पास बैठ नहीं रहा, कोई उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, पढ़ाई में वो कैसे अच्छा होगा, जो बात की, वो ये पीक टाइम होता है बिल्कुल बच्चों का, जिसमें बच्चों को बूस्ट करने की बहुत जरूरत होती है। डेवलपमेंट का टाइम है ना उनका, ये और उसको बहुत मुतासिर बहुत कर दिया आपने। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, जो हमारे फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं इस एज में, तो बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उसको लेके, जिसमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि एज ग्रुप आप कभी बड़े हैं कभी छोटे हैं, आपने पहले कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन एकदम से सब कहते हैं कि अच्छा आपको उठानी चाहिए बगैर सिखाए, ठीक है। तो आपने बच्चे को इतना कंफर्टेबल बनाना है कि आपने थोड़ा थोड़ा वो उस ट्रांजिशन को, चूँकि वो पहले से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, प्रेशराइज्ड है, एकेडमिकली भी है और घर में भी है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन को आप लीनियन करते हैं ताकि बच्चा सेफ फील करे, वो बच्चा बात कर सके, encourage करे। एक्सप्रेस कर सके। बच्चा Exactly. एक्सप्रेस करेगा तो फॉर श्योर बहुत से मामला तो वैसे ही हल हो जाते हैं। समटाइम्स जस्ट एक्सप्रेसिंग योर थॉट वो इशू इज सॉल्व्ड, एंड समटाइम्स पेरेंट्स जब सुनते हैं तो उस पे अपनी राय देते हैं और वो चीजें वैसे ही बेहतर हो जाती है, बिकॉज़ पेरेंट्स से बेहतर राय कौन देगा बच्चों को, उनसे अच्छा दोस्त कोई और हो नहीं सकता। आर्मिश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जिन इश्यूज पे आज हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, चूंकि ज़ाहिर है इस वक्त हमारी सोसाइटी के इश्यूज हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, घर का इन्वायरमेंट। ये बहुत मैटर करता है, आपने कितना अच्छा इन्वायरमेंट रखा हुआ है, कितना आप उसे फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, कितनी आप उसमें बातचीत कर रहे हैं। अगर बातचीत करेंगे तो मसले वैसे ही हल हो जाते हैं, कोई भी जहन की गिरा होती है वैसे ही खुल जाती है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आपकी मुलाकात कराएंगे एक इल्म दोस्त शख्सियत से, किताब दोस्त शख्सियत से। ये तो बहुत कम अभी हमें किताब दोस्त शख्सियात नज़र आ रही होती है जिनसे हमारी मुलाकात हो रही होती है, जो कि किताब से खासी दूरी हो चुकी है लोगों की, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आज जिस मेहमान की हम बात कर रहे हैं उनका लिखने का तजुर्बा तो अपना, अदरवाइज़ जो उनका मुख्तलिफ मुल्कों में रहने का तजुर्बा है वो भी बड़ा मुनफरद है। वज़ारत ख़ारजा में वो खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, 39 साल माशाल्लाह उन्होंने ये जो खिदमत सर अंजाम दी, तो इस दौरान 60 से ज़ायद मुल्कों में वो रहे। मैं बात करूँ ज़फ़र इकबाल अंजुम साहब की, और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उन्होंने किताबें तहरीर की, और कुछ जो किताबें अभी इन प्रोसेस हैं, जो कि अभी इशात के प्रोसेस में हैं या मुकम्मल होने के प्रोसेस में है। उसमें सीरत भी है, शायरी भी है, अफसाने भी हैं, इस्लामी तालीमात भी हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को इनकी किताबों से मिल जाती हैं। ज़फ़र इकबाल अंजुम साहब हमारे से मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप? सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और आपकी और किताब की दोस्ती, तो वैसे इतनी पुरानी दोस्ती बरकरार रखना मुश्किल होता है? आदत बन जाती है पुरानी चीज़ों के साथ रहने की। तो हमारा जो बचपन था ये 60s में स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त कोई किताब मिलती थी, वो आना लाइब्रेरी और इस तरह की जाके, तो इतनी वाफर मकदार में किताबें अवेलेबल नहीं थी, ना ये अखबार इतने किसी ख़ास घर में आता था, तो इसलिए जो किताब मिल जाती थी वो सर्कल में चलती थी, लोग देखते पढ़ते सुनते थे उससे। यानी पहले जो चीज़ मुश्किल से मिलती थी उसकी अहमियत ज़्यादा थी। आज के दौर में चीज़ें आसान हो गई हैं, एक्सेसिबल हो गई हैं, लेकिन वो अहमियत खो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि किताब का जो हमारे यहाँ ट्रेंड था, जिस तरह लोग पढ़ते थे, अब बड़े बड़े जो लिखने वाले हैं, जो बहुत मशहूर किताबें, वो भी 1000 के करीब किताब छपती है। 25 करोड़ या इसके लगभग जो आबादी है, उसमें 1000 किताब की क्या हैसियत है। सही बात है। और वो भी कि आपको देखें कि 6 महीने साल बाद बहुत सी किताबें वो फुटपाथ पे बिक्री होती हैं, मतलब जिनको गिफ्ट की जाती है वो आगे पढ़े बगैर या देख के थोड़ा सा वरक गर्दानी करके तो वो छोड़ देते हैं।
तो इस तरह सिलसिला। कदर नहीं करते उसकी। कदर। अब कई किताबें माशाल्लाह आपने तहरीर की, मैं उन किताबों पे तो आऊँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि सीरत नबी पर लिखना, ज़ाहिर है उसका मुताला करना इट्स अ ब्लेसिंग, ये ख्याल का भी आना ये ज़रा इट्स अ ब्लेसिंग। तो ये थोड़ा सा बताएं इस जर्नी से मुताल्लिक, कि कब सोचा, कब ये ख्याल आया कि अच्छा सीरत नबी पर लिखना है? बेसिकली हम 70s के जो लोग थे जवान हुए, तो हम थोड़े से लेफ़्ट की नज़रियात की तरफ माइल थे, और उसी रंग में जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी तालीम में बंदा डल जाता है, तो ऐसा ही रहा। फिर ऑल ऑफ सडन, क्योंकि घर में या मस्जिद में या अखबार में या मेंबर से ये चीज़ें आपको अपील करती रहती हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हर दिल में एक जगह होती है। तो जब बहुत सी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफीज़ पढ़ी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सीरत तो मैंने बचपन में कुछ पढ़ी थी, लेकिन एक किताब आई 2000 में, अर्हिकुल मखदूम, ये मुबारकपुरी साहब की किताब है, सफ़ी रहमान मुबारकपुरी। इसको अवार्ड मिला, मैंने पढ़ी, मुतासर भी हुआ, और एक खटका हुआ कि तारीख़ें जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो कोई इतनी बेहतर अंदाज में नहीं हुई। तो तब मैंने डिसाइड किया कि एक क्रोनोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड सीरत लिखूं। करते करते वो किताब की तरफ आ गया। फिर ये हुआ कि पुरानी किताबों में जो ज़बान है वो बड़ी मुश्किल है, तो मैंने जो पहली किताब तरतीब दी वो थी सीरत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उसका, ये कुछ 600 सफ़े की किताब है, और इसमें ख़ास चीज़ ये थी कि मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकल उसमें लिखा है, अल्फ़ाबाई जो उसे हम उर्दू में कहते हैं, उस तरतीब से, और इसमें सीरत के वाक़यात जो हैं उसी तरतीब से आए, लेकिन तसलसल नहीं टूटा। ओके। और साथ ये कि जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ किताबों में मुश्किल अल्फाज नज़र आए, उनका मैंने इसमें वो भी डाल दिया कि आसान तशरीह कर दिया। तर्जमा करके, ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो, क्योंकि नई नस्ल में उर्दू का वो रुझान नहीं रहा, और मुश्किल हो जाता है उनके लिए बाज़ लफ्ज़, और लफ्ज़ अगर समझ नहीं आता तो मफ़हूम भी गुम हो जाता है। सर ये वैसे बड़े कम राइटर्स इस बारे में वैसे सोच भी रहे होते हैं। ऑब्वियसली एक अदब का एक अपना अदब होता है, ऑब्वियसली उसको उस लिहाज से बेशक। लिखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी आपने पॉइंट आउट की है कि कैसे जो आज की जनरेशन है उसके साथ रिलेटेबल इसको बनाया जा सकता है। तो वाकई जो मुश्किल अल्फाज होते हैं वो फिर समझना, फिर उसको ढूंढना, वो शायद आज की जनरेशन का वो इतना अटेंशन स्पैन और वो इतना स्पेंड नहीं करना चाहती टाइम और मेहनत। कुछ किताब, अगर जो किताब पढ़ रहे हैं कम से कम उसमें जो लफ्ज़ हैं वो तो आपको रेडिली अवेलेबल हो ना, कि उनका तर्जमा देख सकें, तो वो किया था। ये काफ़ी पसंद की गई मेरी इस किताब को, और 2 एडिशन हुए थे और दोनों जल्दी निकल के। अब मैं अपनी वाइफ से बड़ी मुश्किल से मांग के लाया कि मुझे कुछ देर के लिए दे दो। दूसरी मेरी सीरत पे थी वो सैयद कौनैन की, उसके हवाले से भी ये हुआ कि वो भी किताबें आस्ता आस्ता निकलते ख़त्म हो गई। मुझे आर्मी जो इनका है बुक क्लब, उनके जो यूनिट्स हैं उन सब ने मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तीनों जो बड़ी किताबें उनको ख़रीदा और सारे सेंटरों में भेजी। एक वो वजह थी कि थोड़ी लेट वो पता चला, तो मेरी किताबें इस तरह निकल गई हैं अल्लाह के फजल से, और हर तरह की लोगों की राय आई, और अच्छी भी, कुछ तनकीदी भी होती है। तनकीदी राय भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तनकीद क्या, किस किस्म की तनकीद होती है? बेसिकली ये होता है कि सीरत नबी का ऐसा एक मौजू है कि जिसकी वुसअत बेकरार है। बेशक बेशक। अच्छा, अब लिखने वालों के सामने फ़र्ज़ करें 30,000 या 50,000 मौजू पड़े हुए हैं या तजर्बे पड़े हुए हैं, अब उसने क्या करना है, पिक करना है, उसमें से चंद पिक करना है। सही बात। तो डेफिनेटली एक बड़ा पोर्शन मतलब बिल्कुल ऐसा ही 20-25% पूरा समंदर रह जाएगा जी। वो रह जाएगा। तो उसमें तनकीद एक तो होती है कि जनाब आपने उसको छोड़ दिया, उस पहलू को आपने नज़रअंदाज कर दिया, ये चीज़ें रह गई। एक तो ये बड़ा होता है। एक ये सवाल होता है कि आपने ये कॉपी कर लिया है। अच्छा, ये किताबें बेसिकली तसनीफ़ नहीं होती, मुअल्लिफ़ होता है बंदा, ये उसको आप कंपाइल करते हैं, कहीं जगह अपने लफ्ज़ दे देते हैं, कहीं जगह ऐसे होते हैं कि इतने खूबसूरत लफ्ज़। उन्होंने शिबली नवानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो सीरत नबी पे लिखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जो कैफियत बयान की, अब वो उन्होंने ही की है, उसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब उसको मैं अपने लफ्ज़ों में अगर करूँगा तो बेड़ा गर्क कर दूँगा। तो इस तरह वो चीज़ें ऐसा उठानी पड़ती हैं, तो वो मैंने उठाई हैं। और कोशिश अब
जो बेसिक मैं अर्ज कर रहा था कि डेट्स से हवाले से मुझे कन्फ्यूजन रही है। एक चीज़ अर्ज करूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर 12 रबीउल अव्वल है, 9 रबीउल अव्वल है, 2 रबीउल अव्वल है, 8 रबीउल अव्वल है, 9 रबीउल अव्वल है, तो ये सारी बयान होती हैं। अब जो आप देखें कि 1920वीं सदी तक तो ज़्यादातर 12 रबीउल अव्वल थी। उसके बाद एक पाशा फल्की थे मिस्री अय्यदान, उन्होंने कहा नहीं जी 12 नहीं है, 9 रबीउल अव्वल है। अब सब ने उसको, उसके बाद आने वालों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ जो है 12 कर रहे हैं और ऐसे भी हैं जो 8 कर रहे हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा उस पर राय देनी पड़ जाती है कि जी तो लेकिन चलें ये भी एक सादत की बात है, लिखना उनके ऊपर, उनकी सिफ़ात को बयान करना और उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखना स्पेशली, खैर वो भी एक बहुत बड़े ऑनर की बात है सर। आपकी कौन सी किताब आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है अपने, कि इससे उस किताब से आपने ख़ुद बहुत कुछ सीखा? मेरी जो किताब है अल्लाह ताला की कसमें, वादे और सवाल, ये मौजू ऐसा है कि सच पूरी तरह इससे पहले कंपाइल नहीं हुआ। मेरी अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में कसमें खाई हैं वो तकरीबन जो सही इन कसमें 200 के करीब हैं। ओके। और ऐसे मौजू पे कसमें हैं कि जिसको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कसम खाने का मकसद होता है कि किसी के यकीन दिला देना, उसको पाबंद कर देना कि ये बात इस तरह है, उसकी उम्मीद को। तो वो किसी ने इस तरह कंपाइल नहीं लिखा है, लोगों ने कुछ न कुछ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम कस्में जो थी, जो हिडन कस्में भी हैं वो नहीं मैंने ली, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। जो सरीन कस्में थी वाज़ेह और बिल्कुल सामने, वो ली। वो 200 से ज़ायद हैं। वो 200 से ज़ायद है। बल्कि आपकी जब किताबें मैंने देखी तो सबसे इंटरेस्टिंग टाइटल मुझे भी उसी किताब का लगा, अल्लाह ताला की कसमें, वादे और सवाल। तो कसमें तो आपने बताया कि 200 से ज़ायद, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस कसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस जिक्र करते हुए कहा। वादे वो हैं, वादे से मुराद मैंने वादे और वहीद दोनों, मतलब अल्लाह ताला ने कहा कि आपको जन्नत में ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, उसमें जो पूरी एक डिटेल हर कोई जानता है। दूसरा ये कि वहीदें भी हैं, मतलब कि जो कहा गया कि अगर आप नहीं नेकी की राह पे चलेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी जहन्नुम। तो वो आयात जो हैं गट्ठी की हैं, लेकिन इसमें पूरी आयात नहीं, क्योंकि ये तकरीबन 98 पेजेस जो है ना मैंने इस किताब में से अलग किए हैं, क्योंकि वो कास्ट बहुत बढ़ गई थी। तो सवाल अल्लाह ताला के पूरे जमा किए हैं, कोई रह सकता है एक आध जो गलती से, वरना बड़ी मेहनत से किए। इससे मुझे हुआ कि एक किताब को तर्जमा या एक तफसीर नहीं, एक लाइन के लिए भी मुझे 7-8 जो मैंने रखी हुई थी सोने पर, उनको पढ़ना पड़ा कि एक ये और है। सवाल कितने मौक़ों पर अल्लाह ताला ने उठाए? एज सच तो नंबरिंग मैंने नहीं की, अच्छा, लेकिन वो भी काफ़ी हैं, 200 से करीब ही होंगे। ठीक है। उनमें हर तरह का सवाल है इंसानों से, मतलब कि किस तरह तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये है सवाल। और लोगों के भी हैं, लेकिन मतलब पर्टिकुलरली सिर्फ अल्लाह ताला ने जो सवाल किया इंसान से उसको लिया है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो आयत जिसमें सवाल है उसको एक जो सवाल है उसको अंडरलाइन मैंने किया है, और ये कि उसका थोड़ा सा रेफरेंस दिया है कि ये सवाल था और इसका उसी आयत में या उसी सूरत में ये जवाब भी इस तरह का है, तो उस पर काम किया है। वैसे तो मेरी जो पहली किताब छपनी थी वो शायरी पे थी। अच्छा, वो नहीं छपी नहीं मैंने। क्यों? बेसिकली ये हुआ कि एक तो उस ज़्यादातर 70s की शायरी थी। अच्छा। और फिर मेरे जहन में आया कि एक दूसरी किताब आखिर शब के नाम से, कि जो मैंने मालदीव में लिखी, और एक ही मौजू पे, एक ही काफ़िए पे, आखिर शब काफ़िया रख के। अफसाने मेरे काफ़ी ज़्यादा छपे मुख्तलिफ जगहों पे। अब इंशाअल्लाह अफसानों की किताब मेरी आ रही है बहुत जल्द। दरमियान में पेपर बहुत महंगा हो गया था, जिस वजह से सच्ची बात है कि किताबें रुक गई। महंगा हो गया था ये काम? जी। अब यह है कि उससे कंप्रोमाइज़ कर लिया हमने कि ठीक है यही चलेगा। तो अब जितना है बस उतने में ही गुजारा सबर शुगर हो गया है। अच्छा, वाकई में एक दौर एक आपने देखा, जो शुएब इससे पहले बात कर रहे थे, कि उस टाइम पर शायद बड़ी कम क्वांटिटी में मैं नज़र आती थी, तो उसका एहसास ज़्यादा था किताब का। अब के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी रुझान कम हुआ है। कितना तेज़ी से आपने वैसे ये पूरा ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है? क्या डिजिटल दौर आने के बाद ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा देखी है, या उससे पहले भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था?
देखें, एक तो पहले आप अगर देखते हैं तो लोग पढ़ ही नहीं सकते थे, बहुत थोड़ी लिटरेसी रेट था। लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हुआ तो किताबों की मांग बढ़ने लगी, लेकिन ये सदी, नई सदी के आगाज़ में ना ये इसमें डिक्लाइन आना शुरू हुआ, और ये हमारे एरिया में आना शुरू हुआ। ये नहीं कि यूरोप में अब जो किताब छपती है 10 मिलियन, 50 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, इस तरह किताब छपती है। जो बेस्ट सेलर बुक्स हैं वो 50 मिलियन में छपती हैं और कई एडिशन छपती हैं। तो उनके यहाँ ये है कि वो जो ट्रेन का सफ़र है उसमें वो उस सफ़र के दौरान पढ़ते रहते, फिर वो डाली जेब हाँ, में। ये रुझान वैसे वाकई हम आपने यूरोप में देखा होगा, अमेरिका में भी, इवन रशिया में तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, सर्दी का बहुत लंबा सीज़न होता है और बर्फ़ है और अब बाहर नहीं जा सकते, टेम्परेचर जो माइनस में चल रहा है 15, 20 या 25, तो घरों में रह के किताबें पढ़ी या किताब लिखते हैं या किताब इधर पढ़ते क्या हैं। हुआ, हमें क्या हो गया? सर्दी कम थी ना। हमने मोबाइल को मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, उसमें से सारा कुछ एनर्जी ज़ाया कर देते। अच्छा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी खूबसूरत इंफॉर्मेशन होती है। किताब जो बताती थी ना जी, सफ़रनामा, आप देखें मुस्तदर हुसैन तारड़ साहब के सारे सफ़रनामे पढ़े हैं, बड़ी खूबसूरत। नो डाउट। उसको देख के मैं जवानी में एक दफ़ा चले गए हम पोलैंड, कि जो उसकी उन्होंने खूबसूरती बयान की, तो वो लगा कि जो बयान है खूबसूरत उससे ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, उससे कम ही है, कि खूबसूरती जहाँ जहाँ है और जैसी जैसी है उसको पूरी तरह कैप्चर कर। सही बात है। आप अगर देखें कि कुछ अर्सा पहले चाइना के हवाले से हमें बहुत कम कोई सिल्क की बात होगी ये वो, लेकिन अब उनके यहाँ जो रील्स हैं या शॉर्ट्स हैं हज़ारों लाखों उनके हवाले से हैं और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, नो डाउट, और मुकम्मल भी हैं। मुकम्मल भी है। 30 सेकंड्स में वो जो भी बात करना चाह रहे होते हैं, रील्स का दौर है, उसमें मुकम्मल वो इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसमें विजुअल भी होता है, उसमें खूबसूरती भी उस अंदाज से होती है। अब चूंकि आपने नाम भी लिया मुस्तनसर हुसैन तारड़ का, उनकी किताब, हमारे पास भी कुछ किताबें उनकी रखी हुई हैं, और जब उनको हम पढ़ते हैं तो वाकई हम हर लफ्ज़, हर जुमले से बड़ा कुछ सीख रहे होते सर हैं। वो कॉर्नर देखें, बैक पे हमने बनाया है, उसमें हमने कुछ तारड़ साहब की किताबें किताबें वहाँ पर भी हैं। और ऐसे में तारड़ साहब को पढ़ना, ज़ाहिर है उनके सफ़रनामे पढ़ना वाकई बड़ा बंदा एंजॉय करता है। और आपने तो खुद बड़ा सफ़र किया, आपने तो 60 से ज़ायद ममालिक में चूँकि आप रहे, आपने खिदमत सर अंजाम दी। नहीं रहा तो मैं 3-4 जगह, मतलब अच्छा, 3-4 साल से, लेकिन विजिट जो है एज अ विजिट, हाँ एज अ विजिट, इतने गवर्नमेंट मुल्कों में जाना, इतने मुल्कों का विजिट करना, चाहे आप देखें 2 दिन के लिए कहीं जाएं, चाहे आप 1 दिन के लिए कहीं जाएं, कुछ ना कुछ आप वहाँ से सीख रहे होते हैं, कल्चर को लेकर, लोगों को लेकर, रवैयों को लेकर, मिजाज को लेकर। सो ये 60 मुल्कों का जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? इसने आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव पैदा किया? बहुत कुछ हुआ। वो इरिटेट होने लगता हूँ बात चीज़ों से कि इतनी जगह देखा तो लोग झूठ नहीं बोलते। अच्छा, मैं खुद बोलता हूँ, ये नहीं कि मैं कोई, लेकिन हमें झूठ की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं घर पे बैठा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, या मैंने 15 किताबें खोली, तो किसी का फ़ोन आ गया तो मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि यार मैं घर पे हूँ और तुम ना आओ, मैं कहूँगा कि जी मैं घर पे नहीं हूँ। ये दुनिया में ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। और एक चीज़ और देखी है कि लोग अपने ऊपर, अमेरिका में तो काफ़ी मतलब मर्दोज़न मेकअप और ये वो, लेकिन बहुत सिंपल लाइफ भी गुजार रहे हैं लोग, और ख़ूबसूरत लाइफ है उसमें। जो ये बखेड़े हमारी तरफ हैं शादी के, जिस तरह एक घर में शादी होती है तो पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है, इकानमी फाइनेंस सारा बेड़ा। सही बात। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ी लिमिटेड 4-6 लोगों के साथ शादी हो जाती है, वो अटेंड करते हैं। मातम का इसी तरह कि कोई मर जाता है तो रख देते हैं, जब वो छुट्टी कोई मिलती है या छोटे बड़े देख के तो फिर उसको दुख मिलाते हैं। तो दुनिया ने बहुत कुछ चेंज कर लिया, लेकिन एक चीज़ देखी है कि दुनिया की जो खूबसूरती है बेताशा खूबसूरत है दुनिया, लेकिन उसका जो कम्बिनेशन है वो सारा के सारे कम्बिनेशंस पाकिस्तान में है। दैट्स वेरी ट्रू, यहाँ पे सब कुछ है। इस्लामाबाद को और अगर इसको जमा कर लें, एबटाबाद और उसकी गिरिंडी और चीज़ों को, तो आपको स्विट्ज़रलैंड के कुछ हिस्से आपको बिल्कुल वैसे लगेंगे। बिल्कुल वैसे, सही बात है। तो इस तरह कराची के कुछ एरिया जो हैं, जो सी हैं, या ग्वादर की तरफ जो सी है, वो बहुत खूबसूरत हैं। वाइट सैंड सीज़ के मुकाबले में ये ज़्यादा चमकीली रेत है और सब कुछ है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है बेशक, और अब शुक्र है कि हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है। ये बड़ी अच्छी बात है, एक्सप्लोर करना शुरू किया है, दुनिया को दिखाना शुरू किया, ओन करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात ये कि
एक जो रवैया होता है ना, पाकिस्तान में रखा क्या है, पाकिस्तान में है क्या, वो उस मुल्क की एग्जाम्पल, फलाने मुल्क की एग्जाम्पल, वहाँ की रील, वहाँ का कंटेंट, वहाँ की तस्वीर, वहाँ का विजुअल मीडियम। नहीं, अब तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक तो एक काम बड़ा अच्छा हो रहा है, रील्स की फॉर्म में, कंटेंट की फॉर्म में लोगों तक पहुँच रहे, लोग शेयर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ओन भी कर रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो सर ट्रूली सेट कि जो पाकिस्तान में है वो कहीं पर भी नहीं है, बस इसको हमने ओन करना ही बड़ा ज़रूरी होता है। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके, बात करके, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। और कुछ किताबें तो आप लेकर आए थे, आई एम श्योर जो बाकी किताबें कुछ तो आपने आई एम श्योर सोच लिया होगा कि बस इनको तो नहीं शाया कर, लेकिन हाँ जो बाकी भी आप प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। थैंक यू जी, बड़ी नाज़रीन आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे, बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।